स्टार्ट करते हैं। आज है आपका नीट रिवीजन बैच का लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स का, और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ लिया था कूलम्ब्स लॉ, और क्या पढ़ा था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेक्टर फॉर्म में कैसे करते हैं, और उसके ऊपर प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल लगा दिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास को विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों तरफ जो उसके सराउंडिंग रीजन होते हैं, ये वो रीजन होता है जहां पर कोई और चार्ज अगर आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होगा। अब इसका मतलब क्लियर है कि ये जो इमेजिनरी या नॉन कांटेक्ट फोर्स होता था, मैंने बोला ना कूलम्ब्स लॉ हमने क्या सीखा? कूलम्ब्स लॉ में ये सीखा कि दो चार्ज रखे हुए हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, लेकिन कभी आपने देखा क्या कोई जाकर किसी को टच करता है? तो ये जो नॉन कांटेक्ट है ये किसके कारण है? तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक बोल देंगे तो मुंह में ना चार्ज जाएगा, गलत हो जाएगा। हर छोटी बात को ध्यान से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो चार्ज के बीच में, उसका कॉज कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये फील्ड ही होती है जो उसको मीडियम प्रोवाइड करती है, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसके बाद वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में वर्क करता है, वहीं से एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि वर्क करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई बात करता है तो ये वो रीजन होता है जिसके अंदर कोई और चार्ज, एक चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जिसके उस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसको एक तरीके का आकर्षण यानी कि फोर्स अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स फील हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए फटाफट, क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इन वेक्टर सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या करें, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात हो रही है, कह रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब क्योंकि ये आपका रिवीजन है तो आपको शॉर्ट में काफी चीजें बतानी है, तो ये कहते हैं कि भाई हमने अभी आपको बताया कि एक प्लस क्यू है, उसके चारों तरफ एक रीजन, मैंने एक बाउंड्री बना दी, मैंने कहा यहाँ पर एक और चार्ज आया, ठीक है, प्लस क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज ले लिया, तो उसके ऊपर हमने ये एक्सपीरियंस किया कि इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, तो मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर है। फिर मैंने इसको फिर से बाहर रखा और मैंने यहाँ पाया किसी प्रकार का कोई भी इसके ऊपर एक्सपीरियंस फोर्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं। अब मैंने बोला कि एक चार्ज को मैंने एक से ज्यादा चार्जेस के सराउंडिंग में रख दिया, ठीक है, एक से ज्यादा चार्जेस के सराउंडिंग में रख दिया। देखो यहाँ पर जिसको कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, क्या कहते हैं? डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। इसमें एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं सराउंडिंग में, ओके। तो यहाँ पर हमने कहा कि इसके ऊपर जो लगने वाले हैं फोर्सेस वो किसकी वजह से होगा? अरे ये तो आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट, यहां से शुरू होता है। चलो ये हम पढ़ा देते हैं, अब ये खुल गया है तो पढ़ा देते हैं। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, इसकी हेडिंग गलत पड़ गई है, दिस इज रॉन्ग, मुझे तुरंत लग रहा था ये चीज, डायग्राम से भी दिख रहा है। देखो ये क्या है, ये एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कूलम्ब्स लॉ वाला टॉपिक इसमें गलत हेडिंग में आ गया है। इसमें क्या है, ढेर सारे चार्जेस किसी एक चार्ज के आसपास हैं, तो कह रहे हैं उस एक चार्ज के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, नेट बल कितना लग रहा है, ठीक है, उसकी बात करें। इसी कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सिखाता है सुपरपोजिशन, एक लाइन में ऐसे याद कर लो कि ये एक तरीके का एडिशन करवाता है। क्या करता है? एडिशन। ये कहता है कि अगर 10 लोग हैं आसपास, 10 चार्ज ले लो, जितने चार्ज ले सकते हो, n नंबर ऑफ चार्जेस ले सकते हो, ठीक बेटा। तो कूलम्ब्स लॉ ने सिखाया था कि एक बार में सिर्फ दो चार्ज को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उनके बीच का ही फॉर्मूला याद करो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, तो Q1 Q2 था ना, Q1 Q2 Q3 तो नहीं था, तो इसका मतलब है पेयर ऑफ चार्जेस को ही एक बार में हम सॉल्व कर सकते। तो इन्होंने कहा कुछ मत करो, टेंशन मत लो। जैसे मान लो Q1, आप कह रहे हो कि Q1 पे लगने वाला बल ड्यू टू Q2 Q3 Q4 और Q5 से बताओ, ठीक है। अब ये बात नहीं है कि ये बहुत सीधा नहीं है, ये भी बल लगाएगा, लेकिन हम सिर्फ एक को सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा जितने पेयर बन सकते हैं बनाओ, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, और ठीक है। आप क्या करोगे? कहोगे सर F क्या निकालेंगे? 1 2, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू, इसको रटते जाओ, रटवा रहा हूं, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं 1 2? ताकि याद कर लो। फिर क्या बोलेंगे? F1 3, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, नोटेशन याद हो रहा है। फिर F1 4, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4, फिर F1 5, यहां लिखा हुआ है,
ठीक। अब सर अभी आपने सिखाया कि ये सारे फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर में 2+2 वाला लॉजिक नहीं चलता। इसमें आपने सिखाया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर क्या सिखाया है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। फिर क्या होता है पॉलीगन लॉ। इसमें हमने सीखा था ना कि क्या करते हैं, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, बगल में बना वो बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, चुपचाप आप इसको निकाल लो, फिर क्या करिए ऐड बाई वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा के नियम के तहत इसको ऐड कर डालिए। अगर ऐसी कोई क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, सुनना ध्यान से, ये जो भाई साहब है ना सुबह, ये जो प्रिंसिपल है ये स्केलर पे भी लगता है और ये वेक्टर पे भी लगता है। तो जैसे वर्क हो गया, वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क डन बाई अगर निकालना है तो मल्टीपल, अगर लोग किसी एक चीज पे कार्य कर रहे हैं, कुछ मत करो, सबका इंडिविजुअल वर्क निकालो, सबको जोड़ दो। तो सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी लगता है, मतलब कई बार आपको यही प्रिंसिपल देखने को मिलेगा। तो जिसको एक बार में पढ़ना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, समझदार बच्चा है, वो कहेगा एक ही बार पढ़ेंगे इसका कंसेप्ट, एक ही बार है कि एक पर लगने वाला जितने लोग लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबका निकालो, सबको ऐड करो, यही आपका आंसर। समझ में आया? ठीक, तो यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे सॉल्व कैसे किया गया देखो, तो यहाँ क्या यूज किया गया है, यहाँ कहते हैं पॉलीगन लॉ यूज करो। क्या करो, पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग यूज ट्रायंगल लॉ ही करते हैं, ठीक है, वो मैंने सिखाया हुआ है, मैं आपको दोबारा सिखाता। इसमें होता क्या है कि बेटा जितने भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें से एक को ले लो बेस वेक्टर। तो कैसे बेस लेंगे, तो पहला पेयर किसका था, 1 2 का था, तो सबसे पहले बेस वेक्टर क्या बनेगा, F12। F12 में एक टेल होगी, एक पूंछ होगी और एक उसका हेड होगा, है ना। तो हेड क्या होता है, एरो को हेड कहते हैं और इसको टेल कहते हैं, ठीक। उसके बाद जो दूसरा वेक्टर आप लोगे तो कौन सा लोगे, F13। तो F13 के भाई उसकी टेल को ऐड कर दो किससे, F12 के हेड से, बन गया एक पेयर बना। फिर उसके बाद थर्ड वेक्टर विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, याद रखना किसी की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। फिर इसकी टेल को F13 के हेड से इस तरीके से अरेंज करोगे। फिर आखिरी जो हो जाएगा, जब सारे अरेंज हो जाएंगे तो आपको बेस की टेल से जो आपका आखिरी वेक्टर है उसके हेड से जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रीन वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को। लेकिन इससे आंसर नहीं आता, आंसर कैसे आता है वो सुनो। ये तो बात हो गई, सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन इससे आंसर आने वाला नहीं है। आंसर आएगा कैसे, आंसर आएगा F12 और F13 को सॉल्व करो ट्रायंगल लॉ से। बहुत सिंपल होता है यार, कहता है कि यार एक का आपका बेस हो गया, फिर इसके हेड से दूसरे को जोड़ दिया, सेकंड वेक्टर बन गया, तो ये इस तरीके से, फिर इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यही तो होगा ना, बेस के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जोड़ दो। और फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो इसका मैग्नीट्यूड है इंटू इसका मैग्नीट्यूड जो है 2ab और cos ऑफ थीटा क्या होता है, दो इनके बीच का एंगल, इसको रूट के अंदर लिख दो, ठीक। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ जिसको याद नहीं है, दो वेक्टर के लिए अंडर रूट, अगर मान ले पहला वेक्टर a था, दूसरा वेक्टर b था, और ये हो जाएगा 2ab cos ऑफ। अब जिसको ये टेंशन हो रही है कि सर ये थीटा कहां से निकलेगा, तो वो बहुत आसान होता है, इसी की लाइन को आगे खींच दो, ये जो एंगल है यही आपका थीटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ एक लाइन आएगी, ठीक। फिर ये जो लाइन आई इसके साथ इसको सॉल्व करोगे, जो इसका रिजल्टेंट है उसके साथ नेक्स्ट वेक्टर को सॉल्व करोगे, हर बार 2-2 का पेयर बनेगा, आखिरी तक 2-2 का पेयर बनेगा जो सॉल्व करोगे तो फाइनल आपको, और इस बार जो है वो आपको आंसर इस फॉर्मूले से हर बार मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो कह रहे हैं अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज विद इन व्हिच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही जो मैंने अभी इसके पहले बताया था, है ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी, ये लिखा हुआ, ये याद कर लो, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसका क्या है, प्रैक्टिकली इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन डिस्टेंस, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ बहुत प्यारा सा, ठीक है, दिख रहा है आपको, क्या है, कह रहे हैं कि एक दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर रहा है, ये कैसे कहते हैं, टेस्ट चार्ज, क्या कहते हैं बेटा, इसको मैं कहता हूँ गांधी जी, है ना। उन्होंने क्या सिखाया हमको कि कोई एक गाल पे झापड़ मारे तो दूसरा भी देना चाहिए, तुम मत करो, है ना, कुछ ऐसा अहिंसावादी, है ना। तो ये अहिंसावादी है, इसके ऊपर बल लगता रहेगा, ये झेलता रहेगा, ये खुद बल नहीं लगा सकता। अब इसकी थोड़ा फिजिक्स के भाषा में बात कर लेते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है ना, ये बहुत कमजोर है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा कम चार्ज होता है।
और इसका फील्ड रीजन भी बहुत छोटा होता है। तो जब इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज लगाता है फोर्स, तो वो इसके रीजन के बाहर बैठा हुआ है। जैसे मान लो मेरा इन्फ्लुएंस इस क्लासरूम तक है, हो सकता है आपका इन्फ्लुएंस यहाँ से बाहर तक ही सिर्फ हो, ठीक है, तो मेरा रीजन ज्यादा, आपका रीजन छोटा, तो हो सकता है वहां से यहाँ तक आपका इन्फ्लुएंस मेरे पास तक नहीं पहुंच रहा है, तो मुझे कोई फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर इसके रीजन के बाहर है, मैंने भी एक सर्कल बनाया था ना, कैसे बनाया था, ऐसे लिखा, ऐसे बनाया था, है ना, इस बाउंड्री के बाहर कोई होगा कुछ नहीं होने वाला, इस बाउंड्री के अंदर आएगा तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वही चीज हो गई, टेस्ट चार्ज को ऐसे बोलते जरूर हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि इतना इसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है बच्चे, इतना ही कमजोर होता है कि ये इसके ऊपर, इसका रीजन इतना छोटा होता है कि इसके बाहर होते हैं सारे चार्जेस, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। तो इसका मतलब है सोर्स चार्ज ये क्या है, टेस्ट चार्ज, और ये क्या है, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो यहाँ पर क्योंकि ये देखो लिखा है, व्हाट इज दिस, इसको पढ़ना सीखो, लिमिट, ये मैथ से आता है, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, कह रहे हैं कि Q नॉट की वैल्यू 0 के बहुत करीब है, 0.5, 0.8, 0.9, 0 के करीब, 0 नहीं है, 0 के करीब। तो मतलब उसके टर्म में अगर देखेंगे Q की वैल्यू उसके आगे 10 कूलम, अब कहाँ 10 कहाँ 0.5, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये तो कह रहे हैं F अपॉन Q नॉट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट, दिस इज नॉट एक्यूरेट, जेई में एक सवाल आया, नीट में तो कभी नहीं आएगा, महाराज मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को। पता है आपको इसकी वैल्यू ज्यादा होती है इससे, इसके रेशियो से एक्चुअल में, क्योंकि हम अजम्पशंस पे इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन क्यू नॉट इज ग्रेटर देन, उसमें 90% लोग इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट लगा के आए थे, आंसर क्या था, ग्रेटर, बिकॉज वो भूल गए देयर इज अ कांस्टेंट। अब वो जेई में था इतना, क्योंकि मैथ से बच्चे होते हैं, उनको पता होना चाहिए लिमिट का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपसे नहीं आएगा कोई, बता दिए नॉलेज के लिए, ठीक है, उड़ाओ नहीं, तुमसे नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। तो वहाँ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि आर्मी बाउंसर है ना, तो वो क्वेश्चन अच्छा था, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अच्छा क्वेश्चन था, बता दिया। तो वहाँ देखिए ये क्या है, इसका मतलब है कि E की वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बन गया रटने के लिए, नीट के लिए, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, स्केलर फॉर्म में कैसे, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अच्छा, जिसको पहचानने नहीं आता, जो पहली बार पढ़ रहा है, उसको सिखाता हूँ, देखो भाई वेक्टर कैसे पहचानते हैं, अगर F इज इक्वल टू ma होता है, तो सुनना ध्यान से, एक चीज रटवाई गई है ना, लिखित में दी गई है तुम लोग को कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन के साथ होती है, ये बोला क्या, रीजन नहीं बताया ना भाई, ये क्वांटिटी है, इसको 11th में पढ़ते हैं, चैप्टर है फिजिकल वर्ड, पढ़ते हैं ना, उससे पढ़ते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, यही पढ़ते हैं ना। यहाँ बताया गया क्वांटिटी, यहाँ बताया गया उसकी यूनिट और उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी बताया गया था फंडामेंटल क्वांटिटी, एक बताया गया डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनाया जाए। अब ये फंडामेंटल क्या होते हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में वो क्वांटिटी रखी गई हैं जिनको कभी कोई प्रूफ नहीं कर पाया, जैसे मैटर को, मास को कोई नहीं प्रूफ कर सकता, कोई फॉर्मूला पढ़ा कभी आज तक, लेंथ को कोई नहीं प्रूफ कर सकता, टाइम कोई नहीं। तो इसका मतलब वो ऐसी क्वांटिटी जिनको पहले से माना गया कि वो वैसे ही हैं, एग्जिस्टेंस में वैसे ही हैं, अब उनकी मदद से कोई नया कुछ बनाएंगे, उसको कहते हैं डिराइव। सुनना ध्यान से, तो इसका मतलब क्या होता है, सुनते जाओ, अगर ये फोर्स है और इसका फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो ये डिराइव्ड फॉर्मूला है। डिराइव्ड फॉर्मूला है ना, किससे बना, एक्सेलरेशन बना वेलोसिटी अपॉन किससे, टाइम, और वेलोसिटी किससे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखते हैं ना ध्यान से, आखिरी जो फॉर्मूला बचेगा उसमें देखना क्या क्या मिलेगा तुम्हें। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, यही तो है ना, नहीं बचा, नहीं बचा ना। देखो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टाइम। तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। बस मैंने एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला उठा के यहाँ पुट कर दिया। अब तुम ध्यान से देखते नहीं हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन अगर तुम ध्यान देखोगे, मास हो गया फंडामेंटल सर, डिस्टेंस हो गई लेंथ सर, टाइम टू टाइम। मैंने अभी क्या बोला कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनती है, वो कैसी क्वांटिटी होती है, डिराइव। समझ में आया। तो मास लेंथ टाइम ही असली फंडामेंटल क्वांटिटी है। एसआई सिस्टम में हमने 4 और ऐड करी, उसके बाद में करेंगे कभी, ठीक है।
तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, चलो इसका मतलब सुनते जाना ध्यान से, अभी बात खत्म कहाँ हुई, अभी तो शुरू हुई। तो अब अगर वेक्टर की बात करें तो अगर फोर्स वेक्टर होगा तो इसका मतलब है कि एलएचएस का नेचर और आरएचएस का नेचर सेम होगा, तभी मैथमेटिक्स या फिजिक्स उसको अप्रूव करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। क्योंकि यही तो बचपन सीखा है, टू प्रूफ वाले क्वेश्चन याद है 10th वाले, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है तो क्या ये स्केलर हो जाएगा राइट हैंड साइड? मास कभी हो सकता है वेक्टर, मास कभी हो सकता है, बचा कौन, किसको फॉलो करना पड़ेगा, इसके कॉपी पेस्ट नेचर को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका ऑप्शन क्या है, तो एक्सेलेरेशन चाह के भी अपनी दिशा बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे ही सारे होते हैं, कुछ भी पढ़ लो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ लोगे ना तो कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें देख के बदल जाएगा किसकी किसकी डायरेक्शन सेम होने वाली है। कैसे? फॉर्मूला देख डालो और रिलेशन देख डालो। तो अगर तुम जानते हो ये चीज सीख गए, छोटी सी बात मैंने सिखाई, तो वेक्टर में डायरेक्शन ढूंढना छोड़ दोगे, रटना छोड़ दोगे। इसे याद करते हैं ना, ओमेगा और अल्फा एक साथ बैठेंगे। रोटेशनल में सबके हाथ पर कांपते हैं। मैं कहता हूँ हाथ पर क्यों कांपने, 4-5 रिलेशन पढ़ लो, एलएचएस का नेचर देखो, आरएचएस का नेचर देखो, वो अगर मैच नहीं खाएगा तो काम ही नहीं बनेगा भाई। तो ऑटोमेटिक तुम्हें एक की दिशा याद करनी है। जैसे मुझे फोर्स पता है तो मैं एक्सेलेरेशन कभी देखता नहीं, क्यों देखूं, मुझे पता है फोर्स के साथ ही रहना है, इसका ऑप्शन क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आपका इतना बड़ा सिलेबस है, आपको छोटा करना आना चाहिए। छोटा कैसे होता है? जब आप लिंक पकड़ लेते हो कि यहाँ काम आ रहा है, ये आगे भी काम आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज सीख गई कि यहाँ पे आ रहा है तो आगे भी काम आएगा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे, पता है मुझे क्या करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पढ़ने की लिमिटेशन हमको डिसाइड करते हैं। 11th को सोचेंगे कि 11th में चलेगा, 12th को सोचेंगे 12th में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। 11th को उठा करके 12th में डाल दो, 12th को डाल को 11th में, सब चलेगा। ठीक है, बस काम होना चाहिए। बस याद रखना कि 11th छोटा भाई है, तो छोटा भाई हमेशा पीछे से कुछ ना कुछ कमेंटबाजी करता रहेगा, बड़ा भाई शांति से सुनता रहेगा। तो 12th के ही क्वेश्चन में 11th हमेशा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला बनता है, इसको याद कर लेते हैं। E इज इक्वल टू, रटवाया जाता है, कहते हैं कि E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो आपको दिखना चाहिए। तो एक्चुअल में फोर्स, कूलम्ब फोर्स क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो Q2 नीचे भी है, तो Q0 कट जाएगा, तो मिलेगा क्या? ठीक है, ये जिसको नहीं दिख रहा देखो ऐसे, Q0 अपॉन R स्क्वायर फोर्स। अब डिवाइड भी Q0 से करेंगे तो न्यूमरेटर में Q0 है, कट नहीं जाएगा, तो बचेगा क्या? KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। हाँ, ये आखिरी वाली, द टेस्ट चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी, देख रहे हो, कह रहे हैं कि वैनिशिंगली स्मॉल, मतलब इतना कमजोर है। वही जो बात मैंने बताई कि बहुत कमजोर है, इसको कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जो तुमने बोला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो एक्चुअल में यही वो है जो कि प्रोपोगेट करता है आपके फील्ड रीजन को। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के आसपास एक ऐसा रीजन होता है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक फील्ड लाइन से। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, और इसकी मदद से ही हमें किसी भी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मिल जाती है। तो फील्ड लाइन का दो काम है, एक तो भैया ये बताना कहाँ तक बाउंड्री है, दूसरा की डायरेक्शन कहाँ है, आखिरी रीजन जो है वहाँ पे डायरेक्शन कौन सी होगी। तो बोला जाता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालनी है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक ही काम करो कि टैंजेंट बना लो उस पॉइंट पर। क्या करोगे? टैंजेंट। और टैंजेंट बना सकते हैं, मैंने कहा स्ट्रेट लाइन में तो क्लियर है कि एक ही डायरेक्शन जाएगा, तो इसमें टैंजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये चेंज कर रहा है डायरेक्शन है, तो यहाँ पर अगर बनाना तो ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, नीचे है यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर, तो देखो सब जगह अलग अलग है कि नहीं है। तो ये फील्ड ऐसे जाकर के चेंज हो रही है, और हर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन निकालना है तो उसको टैंजेंट से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए कुछ एनिमेशंस हैं, 2 सेकंड के अंदर आपको आ जाएंगे। ठीक, अब देखो ये किसका है पता है, ये पॉजिटिव चार्ज का है। किसका है? पॉजिटिव चार्ज के लिए याद कर लो इस बात को। यहाँ लिखा भी है, ये इसका मतलब भी है Q ग्रेटर देन 0, Q लेस देन 0, मतलब Q पॉजिटिव और Q पानी बेटा दे दो जरा पीछे से, वो है तो
देखना ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज की नेचर होता है कि वो हमेशा अपने से दूर फेंकता है, फेंकता है बाहर तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वो कहीं नहीं जा रहा। अगर वो भाग जाएगा ना तो करंट हो जाएगा। ना 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 ना, बदल गया भाई, मैंने कहा ना बारीकी तो खेल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को तुमने तुरंत चेंज कर दिया, वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब वो भागने लगेगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ पता क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड देना स्टार्ट कर देगा। आपको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसमें क्या है, ये सबको अपनी तरफ खींच रहा है, ये अगर सबको अपनी तरफ खींच रहा है, फील्ड इसकी तरफ आकर के खत्म हो। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, तो ये कहाँ से आ रही होगी, तुमने नोटिस नहीं किया, पॉजिटिव से आ रही होगी। और ये कहाँ को जा रही है, नेगेटिव पे जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है इसका दूसरा डायग्राम कैसा होगा, ये देखिए, ठीक है, ओके। तो ये बना लीजिए, ये हो गया आपका। ये कैसा, ये 2D बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली पता है क्या 3D होता है। तो एक्चुअल में एक कैनवस की बॉल ले लो, हाँ कैनवस आती है ना रबर की, ठीक है, उसमें हर डायरेक्शन से एक आप वो जो होती है ना सुई जो भी शेप बनेगा वही होगा आपका सारे के सारे। तो अगर जो अंदर की तरफ बनाओगे तो इसका मतलब वो नेगेटिव हो गया चार्ज, और अगर बाहर की तरफ आप पेंट करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपका पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो ये एक्चुअल में क्योंकि भाई पॉसिबल है स्क्रीन पे बनाना, तो होता क्या है, वो हर डायरेक्शन में 3D होता है। 3D होता है मतलब एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा, और 3D कहाँ देखना है, ये कॉर्नर देख लो। कॉर्नर में देखो एक लाइन इधर जा रही है परपेंडिकुलर, एक नीचे और एक इधर। तो एक x हो गई तो एक y हो गई और एक नीचे वाली z। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया 3D। तो ये हो गया आपका एक्चुअल 2D है। अगर एक्चुअल में देखना है तो इसमें होगा क्या, ये बाहर से ये इसका टिप हमेशा एरो को रिप्रेजेंट करेगा। एक ऐसे अंदर जा रही है, एक इधर से जा रही होगी, एक इधर जा रही होगी। तो ऐसे आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई चीजें कवर अप हो रही है। देखो पहली चीज कि जो फील्ड लाइन होती है, ये रेड कलर इतना क्यों चल रहा है, फील्ड लाइन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो फ्लो करती है, फ्लोज इन ओपन लूप। किसमें? ओपन लूप में। शॉर्ट नोट्स बनानी है आपको वीडियो देख के भाई, अगर अभी नहीं लिख रहे हैं तो, लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आप लोग को ये बहुत काम आएगा, ठीक है। शॉर्ट में आपका पूरा लेक्चर रिवाइज करा देगा चैप्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओपन लूप। ये ओपन लूप क्या होता है, क्योंकि अभी इसकी तुरंत बाद जब मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो उसमें सुनेंगे कि क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप करंट में भी सुनने को मिलता है। तो क्लोज्ड का मतलब ये होता है जहां से शुरू करे वहीं पर वापस आ जाए, ठीक है। जैसे मैं अभी जो भी वॉक कर रहा हूँ मैं क्लोज लूप में कर रहा हूँ। तुमको कैसे? देखो मैं अपने पोडियम के पास से स्टार्ट करता हूँ और मैं आगे जाता हूँ और उसके बाद वापस से मैं अपने पोडियम तक पहुंच जाता हूँ वहीं सेम पॉइंट पर। मैं कैसा कर रहा हूँ? मैं क्लोज लूप। अब अगर मैं जा रहा हूँ, मैं वापस ही ना आऊँ, दीवार तोड़ते हुए निकल जाऊँ आगे, है ना, हल्क बन जाऊँ, तो उस टाइम पे ओपन लूप हो जाएगा, वापसी का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पे तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती तो है लेकिन वापस कभी आ रही है? एक भी ऐसा एरो जो वापस जा रहा हो? यहाँ क्या है? नेगेटिव है। तो सब आकर के कहाँ खत्म हो रही है? मेरी बात समझ गए? तो क्या है, कैसा है ये? ओपन लूप। मैग्नेट देखा है? मैग्नेट एक नॉर्थ होता है, एक ये सबसे पहले कहाँ 10th क्लास में पढ़ा था। तो ये नहीं कह सकता कि इधर हमको नहीं आता, क्यों? 10th तो पास करे हो ना, है ना। इस प्रकार से होता है। कहो नहीं सर पास नहीं, पास कराएंगे मोदी जी। जबरदस्ती कह रहे हैं जाओ 11 नहीं तो कोविड हो जाएगा। तो ये हो गया। अभी तक तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो है आपका ओपन लूप है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। अब जो बनाएंगे इससे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नॉर्थ से निकले थे, नॉर्थ पे वापस आ जाएं तो क्लोज हो जाएगा। तो होता यही है, मैग्नेट के अंदर भी एक फील्ड लाइन फ्लो करती है और वो कहाँ से? साउथ से। इसीलिए क्लोज लूप में फ्लो होती है। ये अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे बाहर वाले तो आपको लगेगा दोनों सेम है, लेकिन मैग्नेट के अंदर जो होता है उसकी वजह से ये और ये कभी सेम नहीं हो सकते। समझ में आया? इन दोनों में काफी नेचर सिमिलर है। जैसे कि जो आपका पॉजिटिव का नेचर है वही यहाँ पे नॉर्थ का नेचर होता है, जो यहाँ साउथ नेगेटिव का नेचर है। मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने के बाद मैग्नेटिक आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि काफी चीजें सिमिलर हैं, बस थोड़े थोड़े चेंजेस हैं।
जैसे एक चेंजेस बता दिया मैंने, ओपन और क्लोज लो। हाँ बोलो, ये वाला फिर से बताइए। कौन सा वाला? ये साउथ और नॉर्थ वाला। तो नॉर्थ से निकल रहा, नॉर्थ जा रहा नहीं बेटा, वो कहाँ नॉर्थ से निकलता है साउथ पे जाता है, ये मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। यस यस यस, ठीक है। जैसे हम लोग का अर्थ है, अर्थ क्रस्ट में जाती है सारी फील्ड लाइन। हमें एक्चुअल में जब पढ़ाया था मैंने जियो मैग्नेटिक्स, तो उसके अंदर तो डिलीटेड है काफी कुछ, लेकिन उसके अंदर क्या है कि अर्थ क्रस्ट में जाके नॉर्थ पोल पर सारी फील्ड लाइन अंदर जाती हैं, फिर नॉर्थ से क्रस्ट के अंदर, तो एक्चुअल में मैग्नेट वहां उल्टा काम करता है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर भी हो रही हैं। तो ये क्लोज लूप में फ्लो होता है और ये हमेशा ओपन लूप। लेकिन सिमिलरिटी क्या है, इंटरसेक्ट ये भी नहीं करता कभी और ये भी इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉजिटिव नेचर और नॉर्थ हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, एक ही नहीं है, एक जैसे हैं मतलब, ठीक है। जैसा ये रिपल्सिव है, आउटवर्ड करता है, वैसे ही नॉर्थ भी हमेशा अपने से दूर फेंकता है फील्ड लाइन को, ठीक है। निगेटिव अपनी तरफ लेकर के आता है, वैसे ही साउथ अपनी तरफ लेकर के आता है। समझ में आ रहा है? तो ये सिमिलरिटी है। आगे बढ़ जाएं, ठीक। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान, जैसे कि बताता हूं। अब इसमें जैसे आपको दे दिया जाएगा, इसमें पहचानो कौन सा सही है, तो जिसको ये डायग्राम्स अच्छे से पता होंगे क्यों बन रहे हैं वो सही कर लेगा। नीट में, जेई में तो ऐसा कुछ आपके लिए है, अच्छी बात है ना, आपके काम की बात बता रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर कैसे बनाइए डायग्राम, ये बहुत ही आसान है, कोई बना सकता है। आप कहते हो सर अभी आपने सिखाया था कि पॉजिटिव होगा तो हर दिशा में जितने बना सकते हो बना लो यार, है ना, जितनी लाइनें आपसे बने बना लेना, ठीक। ये हुआ था असली में, बन गया, काम भर का बन गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ था ना, मतलब हर डायरेक्शन में अपने से दूर। लेकिन हुआ क्या, जब इसके पास में एक और पॉजिटिव रख दिया, तो इधर से जो सीधे जा रही थी, है ना, इधर से भी सीधे आ रही, ये दोनों में लड़ाई होगी। नियम यही है ना कि हम इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो रास्ता बदलो। तो इतना रिपल्सिव फोर्स होता है इनके बीच में कि यहाँ की सारी फील्ड लाइन क्या होती हैं, शुरू होते ही बेंड हो जाती हैं। क्या होती हैं? यहाँ से निकली यहीं से बेंड हो गई। कह रहे भैया हमें जंग नहीं लड़नी, हमें जंग नहीं लड़नी, हम रास्ता बदल लेंगे लेकिन कभी टकराएंगे नहीं। तो यहाँ से भी निकले, इनके ऊपर भी जितना बल ये लगा रहा होगा उतना ही बल ये भी तो लगा रहा है ना, तो क्या होगा, समझ में आया? क्योंकि दोनों के पास बराबर ताकत है। लेकिन अगर इसको ट्वाइस कर दें तो पता है क्या होगा, तब इस बेचारे की ये जो बेंडिंग है और ज्यादा स्टीप, ये फ्लावर बन जाएगा, है ना। और ये भाई साहब ज्यादा बन जाएंगे, दादागिरी करेंगे। जैसे मान लो ये 2Q का बना रहा हूँ भाई, ये Q का बना रहा हूँ, देखो ये मैं बनाता हूँ, इसकी जो है बहुत ज्यादा रिपल्सन इसके ऊपर होगा, बेचारे के ऊपर, है ना, कमजोर जो ठहरा। जैसे रिक्शे वाले को देखो, कार वाला हॉर्न बजाता है, अगर नहीं हटाए तो उधर के तुरंत लड़ने लगता है, और सामने से अगर कोई मर्सिडीज में आ रहा तो कहेगा भैया हम रुक रहे हैं आप जाओ, और जब साइड वाला आएगा तो मर्सिडीज कहेगा हम रुक रहे हैं आप जाओ। तो मतलब क्या है, जो ताकतवर वो हमेशा, समझ में आया? ये नियम है जिंदगी का, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो अपने से नीचे वाले को दबाते हैं, दबाना इज नेचर, है ना। तो सब यही करना चाहता है, ठीक। ये अब देखो ये क्या होगा, ये भाई ये दादा है ना, इधर थोड़ा सा है, ये इनके घर में से जाएंगे नहीं, हम तो तुम्हारे घर से जाएंगे, हमें तो रास्ता मतलब हाईवे चाहिए, गली को भी इनको जो है, और बाकी तो इनका अपना ही चलेगा जलवा, ठीक है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो होगा क्या, शिफ्टिंग हो जाएगी। मेन बात पे आते हैं, क्वेश्चंस में जब करेंगे तो क्या होगा, देखने क्या मिलेगा, एक तरफ बहुत ज्यादा रिपल्सन है और एक तरफ जो है नॉर्मल कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इसकी फील्ड लाइन ज्यादा दिखेंगी, इसकी आपकी ज्यादा दिखेगी, रिपल हो गई है, बहुत करीब आ गई। तो अभी इन दोनों में क्या है, इन दोनों में एक ही जैसी दिख रही है। जब इम्बैलेंस हो जाएगा तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली बात तो इसको खिसका भी देगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ताकतवर है ना, रिपेल कर देगा, कभी भागो, है ना। ओपन है ना, हाँ ओपन है, ये सब तो ओपन होगा बेटा, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, चलो इतना याद कर लेना। तो इस सब के क्वेश्चन आपको एक बार में सही करने हैं, जितनी प्रॉपर्टी बताइए वो सब लिखी हुई देख लो। द इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स आर इमेजिनरी लाइन, कैसी इमेजिन दिखती है किसी को? क्या किसी ने देखा है क्या? नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन देखी है क्या? नहीं। हम दिख रहा है क्या, हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है क्या, हमें दिख रहा है? हमारे को फोर्स लग रहा है ना, तभी तो मैं जमीन चिपका हुआ, नहीं तो हवा ना होता, टांग ऊपर सर नीचे, है ना, तो उड़ रहे हैं किधर उधर, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो टिके हुए हैं, लेकिन ये इमेजिनरी होती है। A unit positive charge placed in electric field tends to follow a path along the field line, it is free to do so।
अगर हमने किसी फील्ड लाइन के अंदर रख दिया तो वो क्या करेगा, फील्ड लाइन के ही पाथ को फॉलो करेगा बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो ध्यान से, नहीं बचा, दिख रहा है चेहरे पे दिख जाता है। देखो देखो देखो, जैसे ये मान लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा। अभी फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, F अपॉन, यही है, स्केलर में लिख दें तो जो बल लगता है वो हमेशा, अभी सिखाया था। अब मुझे बताओ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम होगी या नहीं होगी? होगी। कैसे पहचाने? अरे एलएचएस आरएचएस है ना, चार्ज स्केलर होता है, चार्ज तो गुण है ना, मेरा गुण गुस्सा वाला है तो गुस्से से दिशा आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना। मेरा हंसमुख है तो हंसने से दिशा आ जाएगी क्या? नहीं, स्केलर है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डिपेंडेंट, फोर्स तो फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा फोर्स की दिशा होगी, क्या भाई ठीक है कि नहीं है? अब देखना यहाँ पे, अभी तुम्हें गलत कर दूंगा, एक सेकंड, अब तुम यहाँ से कंफ्यूज हो गए, अब मैं चाहता हूँ तुम कंफ्यूज हो ताकि तुम्हें परमानेंट इलाज हो जाए। अब बताओ जरा मुझे, चार्ज निगेटिव कर दिया, अब क्या होगा, इसकी दिशा इसके विपरीत होगी। कैसे? निगेटिव साइन, यही तो समझा रहा है कि ये तो तब तक काम कर रहा था जब पॉजिटिव था, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर जाते हैं। तब फिर जो पॉजिटिव डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी की दिशा में बल भी लगा देगा क्या? चलो भैया हटो। लेकिन अब ये क्या आ गई, दीदी आ गई है ना, और भैया उधर से आ रहे थे तो मर्सिडीज वाले भैया ने कहा रुको जरा ठहरो, इनको जाने दो, नहीं तो उसका नुकसान ज्यादा है। वो समझदार था, उसने कहा दीदी पैर से ब्रेक लगाएंगी हमारी हेडलाइट की जो कॉस्ट है उनकी स्कूटी से, तो उसने कहा साइड हट जाओ, है ना। तो उसने अपने नेचर के विपरीत काम किया, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव है और निगेटिव है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये कैसे, देखो सीखो, अब यहाँ पे सीधे सो जाओ। पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव कहता है कि अपने से अपने को बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट करना है, ठीक है, कर रहा था। इसने कहा नहीं मेरे को इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैच कर गई, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, एक ही डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फिक्स हो गई। समझ में आया? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब देखो ध्यान से, यहां हमने रख दिया, ये था आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां रख दिया निगेटिव। इस निगेटिव पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ये जो फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैच कर रहा है क्या, कर रहा है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है कि नहीं खींचता है? तो अब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गया, तो ये वाली बात गलत हो गई? नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ। अब देखना ध्यान से, इसने क्या लगाया यहाँ पर, कहा उसका नीचे भी तो लगाओ, जिस पे फोर्स लगा रहे हो या जो फोर्स लगा रहा है उसका नीचे लगाओ कि नहीं लगाओगे? तो यहाँ पर फॉर्मूले में ये नीचे कौन था, नीचे जिस पे बल लग रहा है, क्या इसको लिख लो, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर बल लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, ठीक है। अगर ये बात सच है तो मतलब सेट हो गया मामला, निगेटिव पे लगा रहे थे तो निगेटिव आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है उधर जाओ, निगेटिव साइन कह रहा है बेटा निगेटिव है हम, तो निगेटिव वेक्टर कहता है चलो इधर, तो ऑटोमेटिकली मैच कर गया कि नहीं कर गया? तो निगेटिव वेक्टर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था स्टार्टिंग में? तो वैसे ही हो गया, समझ में आया? तो ये हमेशा ट्रू, ऑलवेज ट्रू काम कर गया ये, ठीक। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इमेनेट फ्रॉम पॉजिटिव, ये इमेनेट का मतलब होता है भैया निकलती कहां से, पॉजिटिव चार्ज, और कहां खत्म होती है, टर्मिनेट नेगेटिव, ठीक। ये सब बता दिया। टैंजेंट मैंने बताया ना, टैंजेंट निकाल लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन। तो अब तुम तेज हो चुके हो। चलो ये क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट मत करो अपना, बता चुका हूं ना मैं कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, ठीक। जो चीज जानते हो उस पर टाइम वेस्ट ना करो। ये देखो क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी देयर कैन बी ओनली वन रिजल्टेंट फील्ड, इसका रीजन भी लिखवा दिया। अगर एक क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीजन, है ना, एक क्वेश्चन बड़ा आजकल चला है तुम्हारे नीट में, है ना, तो उसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट लिखा रहता है और उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन होता है। तो कभी कभी एक्सप्लेनेशन सही होता है, कभी कभी गलत होता है। तो उसमें होता है, ऑप्शंस होते हैं कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, फिर एक होता है असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर कहते हैं असर्शन इज इनकरेक्ट और रीजन करेक्ट है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है लेकिन असर्शन ही गलत लिखा हुआ है। फिर लास्ट ऑप्शन होता है असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज आल्सो इनकरेक्ट, और इसमें लगाना होता है। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, पता है किसके लिए होता है?
जो बच्चे कंसेप्ट जानते हैं, जिनको थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, कि उनके लिए क्वेश्चन होता है। वहाँ न्यूमेरिकल नहीं होता, वहाँ एक लाइन लिखी रहेगी, तुमसे पूछेंगे सत्य है या असत्य है। पहली बात, अगर वो सत्य है तो बताओ ये जो उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्ज के बारे में, समझ में आ रहा है, तो वो उसका जो एक्सप्लेनेशन है क्या वो उसी का है जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, उसी का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, यही सवाल है। ठीक, ये तुम्हारे नंबर आते हैं फ्री फंड के 4000 नंबर। ठीक, तो जो ढंग से पढ़ता है, जैसे ये रीजन दिया हुआ, ठीक, तुम्हें पता है, ये मैंने बता दिया। असर्शन क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, उसका रीजन नीचे लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों मैच कर गए तो हमारा क्या होगा, असर्शन करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, बी वाला ऑप्शन। कौन सा वाला? बी वाला। मैंने दूसरे वाले में बोला था ना ये, तो बी ऑप्शन लगा करके 4 नंबर लेकर घर जाओ। ठीक, ये हो गया। यहाँ लिखा हुआ है there can be one resultant field at given point represented by one tangent at the given point for the given line। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो किसी भी बिंदु पर उसकी सिर्फ एक दिशा हो सकती है, और अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो दो दिशाएं हो जाएंगी, और दो दिशा हो गई, इसका मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो। समझ में आया कि नहीं है? ये सब बता चुके हैं बेटा, ठीक है, पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बताया होगा। ठीक है, ये देख लो, ये आखिरी चीज बता दे रहे, किसी भी सरफेस पे अगर जैसे मान लो अभी तो एक चार्ज था, है ना, हवा में छोड़ दिया हमने, एक चार्ज को रख दिया, मैंने कहा कि इस टेबल के ऊपर मैंने चार्ज बिखेर दी, तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिवली और नेगेटिव, मतलब कह रहे हैं परपेंडिकुलर होगा, जिस जगह से एमिट होगी, जैसे मान लो यहाँ से एमिट हो रही है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एमिट होगी, यहाँ कोने में तो यहाँ से इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, तो हर जगह जब भी एमिट होगी तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, नहीं तो नहीं। समझ में आया? और कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो यहाँ देखो टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, तो यहाँ पर जहां जहां बनाया देखो अलग अलग बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? ये आखिरी था, आई थिंक बाकी सारी प्रॉपर्टी लमसम हो गई है। ठीक है, कुछ अगर आपको ऐसा लगे तो पूछ लेना। ठीक है, हाँ अब ये सुन लो ध्यान से, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक शील्डिंग, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसमें क्या होता है, किसी भी सॉलिड या फिर हॉलो कंडक्टर के अंदर से फील्ड नहीं गुजरती। अगर जैसे एक्सरे कराने गए होगे, एक मेटल की शीट होती है, एक चैम्बर होता है, उसके अंदर बैठ के वो दबाता है ना, वो क्या है, शील्डिंग ही तो है। वो क्या करता है, उसके अंदर से कोई फील्ड लाइन नहीं होके गुजर सकती है। ठीक है, जिससे वो बचा रहे, उसको हार्मफुल होती है ना हम लोग के लिए, रेडिएशन से हार्मफुल होते हैं, तो उससे बचाने के लिए। देखो यहाँ पर देखिए, कोई भी अगर सॉलिड या फिर हॉलो कंडक्टर हमने ले लिया, उसके अंदर अगर अपन बैठे हुए हैं तो वहां पर हमें क्या, किसी प्रकार का फील्ड नहीं मिलेगा। अच्छा, इसको जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल पढ़ा है, तो ई इनसाइड क्या था, एक है ना, एक स्फीयर लेते थे, कहते थे इसके सरफेस पे सारा चार्ज बिखेर, इसके अंदर जब जाते थे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है भाई, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। सुनना, प्रूव हो जाएगा 1 सेकंड में यार, 1 सेकंड से नहीं लगेगा। ये बता, Q ही नहीं रहेगा तो क्या E रहेगा? नहीं रहेगा ना बड़े भाई। तो जब हम कह रहे हैं ये जो स्मॉल r है क्या होता है, दो पॉइंट के बीच दूरी, एक पॉइंट होता है जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है चार्ज, और एक होता है जहां पर लग रही है। सारा चार्ज कहां पर है, यहां पर है, जिसकी दूरी सेंटर से कितनी है, कैपिटल R। तो अगर मैंने कहा कि स्मॉल r वो दूरी है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इसकी वैल्यू r से भी छोटी, यानी कि वो यहां कहीं आ गई, है ना, वो यहां कहीं आ गया। अब सुना बेटा ध्यान से, यहाँ कोई चार्ज है क्या? नहीं है। इस पे लगेगा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर इज 0, बट पोटेंशियल इज नॉट। याद रखना इसको, पोटेंशियल इज नॉट। आगे पढ़ेंगे। बहरहाल अभी के लिए तो समझ में आया रीजन क्या है, रीजन समझ में आया। तो ये क्या है, जब ये हॉलो कंडक्टर है तो इसके अंदर वही हो गया, पूरा आपका अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ठीक है। सबको पूछा, सबको सब कुछ पता है यहाँ पर, बस याद नहीं है तो याद करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर के अंदर से होकर गुजर सकती है। चलिए अब सवाल लगाते हैं, जो फॉर्मूला पढ़ा है उसे सवाल लगाएंगे और लगा लेंगे सारे के सारे। आप लोग शुरू करिए। फॉर्मूला पीछे है, फॉर्मूला आप लोग शीट से देख सकते हैं, अगर मॉड्यूल है उससे देख सकते हैं, नहीं तो अभी अगर नोट किया तो उससे देख सकते हैं, नहीं तो मैं तो हुई बताने के लिए। लगाओ
क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ F दिया है 2.2, जिसको कुछ नहीं आता भैया इतना एहसान करो कि बस गिवन लिख डालो, बाकी मैं कर लूंगा, गिवन लिखो बस, ठीक, क्वेश्चन पढ़ो गिवन लिखो। फोर्स 2.25 न्यूटन एक्ट करता है किसी चार्ज पर, तो ये वो चार्ज है जिसके ऊपर लगने वाला है Q नॉट है ना, 15 into 10 to the power minus the intensity of electric field at that point। कह रहे हैं बताइए इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब क्या कह रहे हैं, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था यार, F अपॉन, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या भाई सही है कि नहीं, आंसर भी बताओ। सर 1500 सबका हो गया, सबको कर लेने दो, डिवाइड करो, चलो मैं करता हूँ, ठीक है, 2.25 डिवाइडेड बाई क्या है भाई 15 इंटू 10 टू द पावर -4, जिसको नहीं आता पहले देखे जाना, जब नीचे माइनस पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये बच जाएगा 2.25 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, देखते जाना ध्यान से क्या बन जाएगा ये 225, दो डेसिमल प्लेस था ना, 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा है ना, बन जाएगा 225, ये सबको आता है, ठीक, गुणे 100 10 की पावर 2 का मतलब 10 into 10 क्या हो जाएगा 100, पीछे क्या जाएगा, भाग करना आता है, कर डालो आंसर निकालो, ठीक है, कितना आएगा 1500, ठीक है, कितना आएगा 15, ठीक है, सिंप्लीफाई करना सीखो बस, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 और उनके चार्ज की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर, एक प्लस है और एक माइनस है, बस ये कह रहे हैं इक्वल है दोनों, देखो ना 10 की पावर -8 ये है, 10 की पावर -8 ये, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, उनके बीच की दूरी कितनी है 0.1 मीटर, ठीक है, तो कह रहे हैं रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड सी, तो कह रहे हैं कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इन दोनों के कारण और सी पर निकालिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा पता है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है k q अपॉन, ठीक है बेटा, बस एक ही फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कैसे लगेगा देखो, तो मैंने कहा यार यहाँ पर q प्लस q है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सिखाई थी मैंने, प्लस से हमेशा बाहर फेंको, यही सिखाया ना मैंने, तो A पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इसको मैंने लिख दिया, नाम दे दिया E1, क्या नाम दे दिया E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण Q1 के कारण, ठीक है, अब Q2 क्या है नेगेटिव, वो क्या करेगा, वो कहेगा तुम मेरी तरफ आओ भैया, जल्दी से आ जाओ, तो इसने कहा, मैंने ये पाया E1 E2 एक ही दिशा में है, E1 E2 एक ही दिशा में है, तो मैंने लिखा ऐसे EA का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू Q1 एंड Q2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, गलत है क्या, अरे दो लोग किसी एक चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, दोनों साथ मिल जाएंगे ना कि दुश्मन हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे ना, और दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत खींच रहे होते तो दुश्मनी हो जाती, कि वो कहता तुम छोड़ो, तुम वो कहता तुम छोड़ो, राइट, तो ये कैसे पता किया मैंने कहा इधर से पॉजिटिव इधर जाता है और नेगेटिव अपनी तरफ ही खींचता है, तो दोनों की दिशा सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, टोटल में मिल जाएगा, तो अब E1 कैसे निकले, देखो भैया E1 निकालते हैं, तो E1 निकालना आसान है बहुत, तो E1 इज इक्वल टू फॉर्मूला यही लिखा हुआ है 9 इंटू के की वैल्यू इसको नहीं है, याद कर डालो इसको, अरे महक हम इसकी यूनिट भूल गए, बताओ हैं, अरे के की वैल्यू बता, के का यूनिट बता दो, तुम बता दो, हंस रहे हो हैं, दिल से बुरा लगता है भाई, बताओ क्या होना चाहिए, यस, हाँ तो बड़ी जल्दी बताया लेकिन तुमने, है ना, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, कैसे निकालते हैं जिसको नहीं आता, देखो सब लोग देख लो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बेटा, सब लोग देखिए, K का फॉर्मूला बनाओ पहले, K इज इक्वल टू क्या जाएगा फोर्स इनटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, फोर्स यूनिट क्या होती है, बल न्यूटन में होता है, किसमें न्यूटन, अब यूनिट लिखना है तो सबको हटा करके यूनिट लिखो, दूरी किसमें होती है मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, नीचे चार्ज किसमें होता है कूलम में, तो कूलम दो बार है ना, Q1 का भी कूलम हो गया, Q2 का भी कूलम हो गया, कूलम इंटू कूलम, ऐसे
बनती है यूनिट, तो ये यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कौन सी यूनिट है, इसको कहते हैं एसआई यूनिट। सवाल किस में लगता है, सवाल हमेशा एसआई में लगता है। ये सब पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें, क्योंकि अगर मैं ऐसे डायरेक्टली लिख दूंगा और आप रट जाओगे तो एग्जाम में क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो Q1 कितना है भैया, Q1 कितना है, के क्यू के हिसाब से Q1 कितना बेटा, बोलो 10 की पावर प्लस 10 की पावर, बोलो बेटा प्लस 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस में लोचा है। नीचे क्या आ जाएगा, आर, दूरी कितनी है, देखो दूरी क्वेश्चन में दी है 0.05, तो क्या हो जाएगा 0.05 गुणे स्क्वायर को हमेशा मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ऐसे ही सिखाता भी हूँ भैया, आर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसके बाद कौन सॉल्व करके बताएगा, जल्दी बताओ, E1 बताइए फिर E2 बताइए। और जब हम E1 E2 की बात करते हैं तो वी ऑलवेज सॉल्व फॉर मैग्नीट्यूड। अखिलेश सुनो ध्यान से बेटा, जब मैंने बोला मैग्नीट्यूड, जब ये सब सुन लिया मैग्नीट्यूड, तो प्लस माइनस नहीं लेते हैं, तब हमेशा प्लस ही प्लस लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो क्योंकि जो माइनस है उसका अर्थ सिर्फ और दिशा के लिए है, और दिशा हमने पहले ही कर ली। तो हमने यहाँ पर E1 प्लस E2 कैसे बनाया था, देख कर बनाया था दिशा का, यानी कि निगेटिव का काम खत्म हो गया। अब मैं सिर्फ क्या लूंगा, वैल्यू लूंगा, तो वैल्यू कितनी लूंगा इसकी, 10 की पावर माइनस 8। गलती क्या होती है, हम माइनस ले लेते हैं, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, आंसर गलत आ जाएगा, तो ध्यान देने वाली बातें ये, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, एक प्लस 9 है और एक क्या है माइनस 8, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं आता है। देखो एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ाया गया था 9th क्लास में, x की पावर m है और इंटू x की पावर इसकी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है बेटा, क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ x क्या है 10, इसकी m की वैल्यू क्या है 9 और n की वैल्यू -8, तो 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ भाग में क्या होगा, आप देखो ये भी सीख लो, कभी भी अगर डेसिमल में लिखा हुआ है और डेसिमल तुम्हें पसंद नहीं है, डेसिमल नहीं चाहते हो, तो क्या करोगे, जितना डेसिमल पे गिनो 1 2, भाग में क्या करोगे, उतने ही एक के आगे 0 बढ़ा दो। समझ में आया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा, तुम्हें आसान लगेगा। और एक और चीज सीखो, जो भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, हमेशा न्यूमरेटर में। कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में। तो क्या लिखेंगे इसको, 9 इंटू, अभी तो सॉल्व कर ही लिए थे, क्या है 10 की पावर 1, अब एक और आ गया 100 ऊपर, और एक और 100 ऊपर आ गया, और नीचे क्या बचेगा 25, यही तो बचेगा ना। देख कितना आसान था ये, 25 चौका 100, बाकी कर लेना, ठीक है। कुछ बचा तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। कितना आएगा, सॉल्व करो, यहाँ आ गया 36 इंटू 10 की पावर 3, मैं 36 लिखूंगा, नहीं गलत है। अब देखो इन्होंने एक फैंसी आंसर बोल दिया, देखो तुम्हें दिक्कत हो सकती है, एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3.6 कैसे करते हैं, एग्जाम में क्या होता है, जानबूझ करके डेसिमल में आंसर देता है और तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तुम सोचोगे ये कैसे हो गया, तो देखो जैसे मैंने ये सिखाया, डेसिमल हटाना सिखाया, डेसिमल लगाना भी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर डेसिमल हटा के भाग करते हैं तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3.6 लिख दिया तो एक 10 का गुणा भी कर देंगे, ठीक। अगर हम 0.6 लिख देते तो 100 का गुणा करते, ठीक है। तो बन जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 4, क्या निकाल लिया तुमने, इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। इसका 2 यूनिट होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, एक होता है न्यूटन पर कूलम, दोनों सही है, ठीक है। इस समय हमने फोर्स अपॉन चार्ज किया ना, तो फोर्स अपॉन चार्ज क्या, फोर्स होता है न्यूटन में और चार्ज होता है कूलम में, तो न्यूटन पर कूलम। समझ में आया। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, E2 भी निकाल लो। E2 के लिए फिर से वही प्रॉब्लम है, तो हम पता है सॉल्व तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम तुमको दिखा रहे हैं सारी वैल्यू पुट करके, ताकि तुम ये गलती ना करो। नीचे क्या आ जाएगा, फिर से सेम वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.05 गुणे, और मैं इसको भी लिख दूंगा 3.6 10 पावर 4। क्यों भाई, ठीक किया मैंने सारी वैल्यू पुट करके दिखाई। माइनस साइन था, मैंने जानबूझ के माइनस नहीं पुट किया है तुम्हें समझाने के लिए कि माइनस साइन गलती से पुट मत कर देना। क्यों, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी बना दिया।
अगर मुझे माइनस पुट करना होता तो वहाँ माइनस लिखता ना, E1 माइनस E2 लिखता ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐड कर दो यार, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, E at A will be equal to E1 plus, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा 3.6 10 पावर 4 प्लस 3.6 10 पावर 4। 3.6 को कॉमन ले सकते हैं, पूरा कॉमन ले लें, चाहो तो पूरा ले लो, चाहे 10 की पावर 4 कॉमन ले लो। मैंने कहा 10 की पावर 4 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये हो गया। अभी तो आधा काम हुआ, पूरा थोड़ा ना हुआ। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, आसान है लेकिन लेंदी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जानबूझ के। कहाँ है देखो, देखिए अब हम निकालेंगे EB। क्या निकालेंगे, E at B। EB है, C है भैया, EC, ये है EC। अब देखो डरने की कोई बात नहीं, ये भी उतना ही आसान है जितना वो था। देखो कैसे, क्या सिखाया था, पॉजिटिव अपने से दूर, अपने से दूर, नेगेटिव अपनी तरफ, नेगेटिव अपनी तरफ। ये हो जाएगा फिर से E1 डैश, और ये हो जाएगा, ये डैश में लगाया बेटा ताकि अलग लगे, ऐसा लगे ये पुराना वाला आ गया। ठीक है, गलती ना हो जाए। जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इन दिनों का वेक्टर सम होगा। क्या होगा, वेक्टर सम। EC लिख देते हैं इसको, EC। ठीक है, ये क्या है, EC। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। इतना नोट हो गया, चलो शुरू करो। अब क्या निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, बिना डरे एक काम करोगे, E1 डैश निकालोगे। फॉर्मूला लिख लो फिर से, KQ1 अपॉन, अब यहाँ पर R डैश का स्क्वायर या फिर R1 का स्क्वायर कर लो यार, R डैश में दिक्कत है ना, R1 का स्क्वायर। क्यों R1 किया बेटा, क्योंकि ये समझाना था मुझे कि अब इनकी दूरी बदल चुकी है। अब देखो कितनी हो गई, 0.1। तो करो उसको, ठीक है, सॉल्व करो। ये हम नहीं करेंगे, ये आप करेंगे। इसके बाद आपको एंगल निकालना भी सिखाएंगे, कैसे निकाला जाता है। देखिए कैसे किया मैंने, ऐसा कोई जादू वादू नहीं हुआ, बहुत आसान था। इसमें 9 इंटू, तो एग्जामिनर कितना अच्छा था, सोचो हम लोग को इतना लेंथी क्वेश्चन दिया तो कैलकुलेशन कितनी इजी दे दिया कि अगर आप चाहें तो स्पीड में भी कर सकते हैं। ठीक है, 0.1 दिया है, 0.1 इंटू 0.1, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो सॉल्व कर ही ले, 10 की पावर 9, 10 की पावर -8, तो ये x की पावर m इंटू, देखो x वाला समझ लो जिसको अभी भी नहीं आता, नीचे दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तभी पावर ऐड होगी भैया। ठीक है, ये 9 -8 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब नीचे क्या है, 0.1 को मैं कभी भी नहीं करूंगा, मैं स्क्वायर भी करूं, मैं 1/10 लिखूंगा और इसको भी 1/10। अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, तो क्या हो गया 9 इंटू 10 था ही, एक और 10 आ गया और एक और 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब देखो ध्यान से, अब क्यों मेहनत करना चाहते हो, जिंदगी में इतनी मेहनत कम की हो, फिर से करोगे, तो मैं कहूंगा यार E2 डैश इज इक्वल टू E1 डैश। कैसे, मैं इसे मॉड लगा दूंगा, मैं बच जाऊंगा, मैं कहूंगा डायरेक्शन के पास मत जाना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब देखो रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। Q2 की जो वैल्यू वो भी उतनी ही है, तो जितना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगाएगा उतना ये भी लगाएगा, क्योंकि जितनी दूरी पर ये रखा उतनी दूरी पे ये भी रखा हुआ है। नोटिस करो ना, ये भी 0.1 और ये भी 0.1, इसके पास भी 10 की पावर -8 कूलम और इसके पास भी 10 की पावर -8 कूलम, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी होगी उतनी इसकी होगी, बस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, एक पॉजिटिव और एक, तो मैंने मॉड क्यों लगाया, दिशा को खत्म कर दिया, मैंने कहा दिशा की बात ही मत करो, दिशा की बात करोगे तो टेंशन बढ़ जाएगी, है ना। तो ये हो गया, तो इससे यहाँ से मेरा फायदा हो गया, मैंने E2 भी लिख दिया 9 10 पावर। तुम सॉल्व करोगे बेटा, जिसको सॉल्व करने का मन है वो फिर से यही फॉर्मूला लिखेगा, KQ2 अपॉन R स्क्वायर, उसको भी यही सेम आंसर मिलेगा। समझ में आया, ओके, सारा निकल गया। अब एक ही टेंशन रह गई, कौन सी टेंशन, कि सर रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, है ना, बड़ी टेंशन की बात है, कैसे करें, कुछ बताओ। अब सिखाते हैं, देखो 9वीं क्लास, सब कुछ 9वीं क्लास से हो जाएगा, इतनी फिजिक्स 12th में आने की आवश्यकता नहीं है सब क्वेश्चन करने के लिए। देखो एक होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सुना है कहीं, पढ़ा भी है, कौन बोला ये,
बताओ भाई क्या होता है, बताओ। अच्छी बात है, पढ़ा है किसी ने तो कुछ पढ़ा, बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। पढ़ा है भाई ने लेकिन याद नहीं, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स पर, किसी भी वर्टेक्स पर आप बैठ जाइए, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। हमें कहाँ का एंगल चाहिए, सी पे काम है ना, तो सी पे बैठेंगे। तो बाहर जो, अगर इसकी साइड को, ये कौन साइड है, ये वाली साइड को आगे खींच दिया जाए, साइड को आगे खींच दिया जाए, तो वो जो दूसरी साइड है उससे जो एंगल बनाएगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो बचे हुए उस वर्टेक्स को छोड़ के बाकी दोनों वर्टेक्स के अंदर वाले एंगल के सम के बराबर। इधर कितना था, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। कैसे पता, ये तीनों साइड बराबर है, तीनों भुजाएं जिस ट्रायंगल की त्रिभुज की बराबर होती हैं वो कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों वर्टेक्स पे एंगल 60 डिग्री बनता है। तो ये भी 60, ये भी 60 और 60, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 120। कितना आएगा, 120। अभी तो काम खत्म थोड़ा ना हुआ, अभी शुरू हुआ ना। अब मैंने एक चीज सिखाई थी, अब मैं अपने पे आ जाता हूँ। वेक्टर पढ़ाया मैंने और आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ सबको। मैंने ये कहा आंख बंद कर लो, मैंने कहा आंख बंद कर लो, हाथ चला नहीं। आंख बंद करके आपको बस याद रखना है कि दो लाइनें खींच दी, लेकिन जो दोनों लाइनें हैं उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब कि दोनों वेक्टर की वैल्यू सेम है, ठीक है। हमारा वाला भी है कि नहीं है, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर सेम है कि नहीं है, सेम है। मैंने कहा कुछ भी एंगल बन रहा हो इनके बीच में, मैंने क्या बोला था, कुछ भी एंगल बन रहा हो। अभी कितना बन रहा है, 120 बना दें, लो 120 बना दिया। मैंने क्या सिखाया था, रिजल्टेंट क्या होगा, हमेशा जितना एंगल बन रहा है उसके आधे पे ही बनेगा, यानी कि 120 का आधा कितना होगा, तो ये हो जाएगा, बनेगा भैया, हो जाएगा काम। तो इससे मेरा फायदा क्या हुआ, मुझे रिजल्टेंट का एंगल मिल गया। किसी भी एक एंगल से बनाओगे तो 60 पे, अब उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, दोनों को जोड़ दो, है ना। तो हमारे पास अब फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, चाहे जैसे कर लो। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ हमको, अपने को इतनी टेंशन नहीं लेनी है ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला होता है। मैंने क्या सिखाया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला। अभी कहोगे नहीं पढ़ा है, अभी नए बच्चे कहेंगे नहीं पढ़ा है, अभी कहूंगा अभी पढ़ा है। कैसे, सबसे पहला मैंने अभी रिवीजन में बताया था, नीचे लिखा था कोने में, अंडर रूट के अंदर आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद आ रहा है कुछ कुछ, आज ही की क्लास में बताया हुआ है। अच्छी बात तो ये है, तो ए वेक्टर क्या हो गया E1 और बी वेक्टर क्या हो गया E2 डैश। कहाँ गया, गया क्या, अभी पहुंचे ही नहीं, बहुत पढ़ा है भैया अभी हमने। यहाँ पे कहाँ है, इसके पीछे, इसके पीछे कहाँ है, यही निपटा दिया क्या हमने, नहीं लिखा होगा कहीं हमने, ढूंढो तो जाने, और मिटा दिया होगा, है ना, मिटा दिया, बच गए बेटा। नहीं तो लेकिन पढ़ाया तो है, सबूत तो हम खुद है ना। चलो ठीक है, लेकिन आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर दो वेक्टर का सम कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। अच्छा थीटा मैंने कितना बताया, 120 बताया है ना अभी निकाल के, तो थीटा क्या कर देंगे, cos 120, और cos 120 निकालना सबसे आसान है। कैसे निकालेंगे, 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। मैंने क्या सिखाया था, जब भी 180 हो या फिर 360 हो, cos का cos, sin का sin और tan का tan, तो आंसर क्या आएगा, cos 180 माइनस 60 इज 120, तो cos 180 माइनस थीटा cos 60। लेकिन इसका मैं बता कि प्लस में होगा या माइनस में, प्लस में होगा या माइनस में, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ASTC से। तो यहाँ सीधे लिख देंगे, पहले तो लिख देंगे cos का cos, लेकिन उसके बाद सुनना ध्यान से, फिर मैंने क्या सिखाया था, प्लस में होगा या माइनस में कैसे पता चलेगा किसका इलाका है, तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कि 90 से 180 के बीच में साइन का राज चलता है, cos कहेगा मेरा कुछ हो नहीं सकता, तो मेरे को यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए। सुनना ध्यान से, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है आपके सामने आएगा। तो ये हो गया अंडर रूट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जैसे पढ़ना मैं एक से ज्यादा तरीके बता दूंगा। तो यहाँ पर ये ई नेट या फिर EC विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट, ये दोनों का स्क्वायर करो, है ना, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, E1 डैश स्क्वायर प्लस E2 डैश स्क्वायर प्लस 2E1 E2 डैश cos ऑफ 120। यही तो आएगा ना भैया, सही कर रहा हूँ, कुछ गलत किया बताना। अब सुनना ध्यान से, E1 E2 बराबर है, बिना सॉल्व किए देखो कैसे आंसर निकालूंगा।
मैंने कहा E1 स्क्वायर यहाँ भी, E1 स्क्वायर यहाँ भी और E1 स्क्वायर कॉमन ले लो। देखते ना ध्यान से, मैंने कहा E1 डैश का स्क्वायर, कैसे मुझे पता बेटा ये दोनों बराबर है ना, तो सबको जगह E2 की जगह मैंने E1 लिख दिया, तो बचेगा क्या 1 + 1 और cos 120 कितना होगा, मतलब माइनस ऑफ cos 60, cos 60 कितना होता है माइनस में 2 2 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा -1। अब नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अखिलेश कह रहे ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हीरो बन रहे हैं, बताता हूँ मैं भी, है ना। cos 120 क्या, cos 120 होता है -1/2, ठीक है भैया। तो ये प्लस में है, लो भैया लिख दिया तुम्हारे लिए, परेशान ना हो, ठीक है। ये हो जाएगा -1/2, 2 1 जा 2, तो -1 + 1 एक कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 1। बाहर क्या आएगा यार, E1 डैश आएगा कि नहीं आएगा, लो निकाल दिया मैंने, आएगा कि नहीं आएगा, मजा आया, इतना ही सरल है ये। कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहे तो डिफिकल्ट बना के कर लो। अभी इसके कई तरीके हैं, एक तरीका और बता दे, कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे कुछ लोग बैठ के, कहेंगे नहीं सर हमको ऐसे मजा नहीं है, हमें कंपोनेंट चाहिए, है ना, टाइम वेस्ट करना है अपना। तो कहेंगे सर यहाँ से cos इधर आएगा, एक cos इधर आएगा, फिर कहेंगे EC = E1 डैश cos π/3 और E2 डैश cos π/3, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तब करना है, वैसे करना है करो। हमें तो ये देखते ही दिख रहा था, जैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैंने इतना करके दिखाया, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली दिखेगा यार हम इतना क्यों कर रहे हैं, cos 120 है, यहाँ माइनस आने वाला है, बाकी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या E1 डैश। समझ में आया तुम्हें, जो मेरा काम है तुम्हें एक से ज्यादा तरीके बता देना, ताकि एग्जाम में कुछ भूल जाओ तो दूसरे तरीके से निकल जाओ, तुम्हें 4 नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया EC, आ गया E1 डैश। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन ने अभी खत्म ना हुआ, अब आखिरी है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड और एट A एंड C, तो EA/EC, तो EA कितना आया था, कहाँ लिखा है, EA कहाँ है बेटा 7.2 × 4, और हमने EC कितना निकाला, इसकी वैल्यू पुट करो, कितनी थी 9 × अब क्या करोगे फाइनल आंसर यहाँ EA/EC 7.2 × 4/9 × 10⁻3। अब इसको सॉल्व करके आंसर बता दो, 8:1। वेरी गुड, सही किया तुमने, जिसको अभी भी नहीं आया। अरे 9 का टेबल पढ़े होगे, 8 9 जा कितना होता है 72, 7.2 करोगे 0.8 आएगा, और जिसको डर लगता है पॉइंट हटाना है हटा लो ना, पॉइंट क्या टेंशन है, पॉइंट हटाओ नीचे 1 10 आ जाएगा। तो ये देखो लो कर देते हैं, तो 72 10⁻4 और नीचे जाएगा 1 10 नीचे आएगा, तो 9 × 10⁻4 नीचे बन जाएगा, 10³ था ही, तो आसान कर देते हैं, ये लो काट दिया और ये 9 8 जा हो गया, बचेगा क्या 8/1, तो आंसर क्या है 8:1। कैलकुलेशन तो एकदम आपके हाथ में, जैसे करना है वैसे करो। तो ऑप्शन कौन सा सही है, क्वेश्चन लेंदी था लेकिन अच्छा था, जिसका पेशेंस गया, जिसने हार मान ली वो 4 नंबर भूल जाए। इस क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया है कि पेशेंस रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगा, एक ही फॉर्मूला खींचे पड़ा है KQ/R², कुछ किया क्या, और वेक्टर सम किया, जिसको वेक्टर सम नहीं करना आता है तो वो बेसिक्स नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम कितना हो गया, अभी है 7 मिनट है भाई मेरे पास, 7 मिनट बहुत होता है, 2 क्वेश्चन करेंगे। In a uniformly charged sphere of total charge Q, and radius R, the electric field E is plotted as function of distance from the center. The graph which would correspond to the above will be. मैं बताऊं, जाके मेरी नोट्स पढ़ लो, आंसर ऐसे ठीक हो जाएगा। नोट्स पढ़ो आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन शायद आप दिए थे, डायरेक्ट है भैया, डायरेक्ट टेस्ट में आया था, ये वाला ऑप्शन है। नो मैंने कितनी बार बोला है कि मेरा फिक्स है, 25 क्वेश्चन मेरे ही हैं, बाकी तुम करते रहो। KQ/R², R बढ़ाते जाओगे तुम्हारी पोजीशन चेंज होगी। आंसर बता दीजिए, हम क्या बताएं, फिलहाल ऐसे जैसे A B C, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। R की पोजीशन जब चेंज होती है, देखो ध्यान से, तो आपके फॉर्मूले क्या है, क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, टोटल चार्ज कितना है उसके ऊपर, तो स्फीयर वाला केस पढ़ाया था, हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सब पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। तो अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो वहीं पर आपको सारे फॉर्मूले पता है। तो जब R ग्रेटर, 3 केसेस पढ़ाता हूँ हमेशा में, R लेस देन, R ग्रेटर देन, और ठीक है इक्वल पे हमेशा क्या होता है मैक्सिमम, लेस देन वाले केस में कांस्टेंट,
यही नोट्स में है मेरे ग्राफ। कॉपी कट कॉपी पेस्ट, दूरी बढ़ती जाएगी, प्रभाव कम होता जाएगा। किस पे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर टाइम्स ऑफ द रेडियस डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसे लिखवाता था मैं, लिखता था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इनसाइड वाले में मास भी चेंज होता था तो उसमें न्यूमरेटर में एक लीनियर आर आता था, तो जिसको याद नहीं है इनसाइड वाले केस में होता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जिसकी वजह से क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैंने एक और चीज सिखाई है कि जब डिग्री 1 हो जाए या पावर 1 हो जाए तो हमेशा स्ट्रेट लाइन, आंख बंद करके टिक करो, हम है कोई दिक्कत नहीं। अगर पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन का कुछ बन नहीं सकता, स्क्वायर हो गया तो स्ट्रेट लाइन बना लो तो जान जाए, पॉसिबल ही नहीं है। दूरी डिवीजन में है तो डिक्रीजिंग के सिवाय कुछ बन जाए तो बता दो, न्यूमरेटर में है तो इंक्रीजिंग के सिवाय कुछ बन जाए तो बता दो। अगर आर स्क्वायर ऊपर आ गया तो ये ऊपर वाला बन जाएगा, समझ में आया? और नीचे चला गया तो उसका उल्टा, तो घुमा के ऐसे ऐसे करके उठा के पटक दो तो ये बन जाएगा, है ना? तो ये है आपकी नोट्स है, आप नोट से पढ़ तो सकते ही हो। ठीक है, चलिए चार्जेस Q 2Q 3Q 4Q, ये भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या यहाँ पे रख दिया इसको स्क्वायर के ऊपर, कहाँ पर? अलोंगसाइड फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज, तो क्या कह रहे हैं कि भैया सेंटर तो होगा ना स्क्वायर का, उस पर रिजल्टेंट पूछ रहे हैं यार। एक लाइन की मैं बताऊं क्या पूछ रहे हैं? रिजल्टेंट। तो यार स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड की लेंथ तो ये क्या हो जाएगा? √2a/2 है कि नहीं? अरे मिड पॉइंट है, सेंटर है ना, सेंटर बराबर दूरी पे होगा कि नहीं होगा? अगर ये वाली पूरी भुजा √2a होती है तो उसका आधा करेंगे तभी सेंटर मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको, करिए अभी करिए, एक क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, ये आखिरी क्वेश्चन है। वैसे हम तो सॉल्व भी नहीं करेंगे लेकिन आप करेंगे। मैं आपको अभी इसके बाद एक झटके से ट्रिक बताऊंगा, निकल लूंगा। बहुत आसान है, देख के बता दोगे तुम भी आंसर। अगली बार तुम ऐसे देखोगे आंसर बता दोगे, लेकिन अभी करोगे तभी सीखोगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है K / R²। नोटिस करो K कांस्टेंट, R कांस्टेंट, सब में बचा क्या? Q ही तो खेल रहा है, तो जिसका Q सबसे ज्यादा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला लाइन है? पेयर में देखो, पेयर में अपोजिट में, पेयर में सबसे कमजोर पेयर कौन सा है? सबसे कमजोर पेयर कौन सा है? 4Q और 2Q। सबसे वो तो भाई दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है। AB कहाँ होगा बच्चा? CB है और CA है, और आपको ये पेयर ढूंढने पड़ेंगे ना किसके अलोंग होगा। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या, 3 लोग जाएंगे ना, तो देखो ऐसे देखो, तीसरे नॉर्म का बता देते हैं फिर इसका नहीं बताएंगे। देखो ध्यान से फिर से, तो क्या आपके Q 2Q 3Q 4Q प्लेस कहाँ? ABCD पे। ठीक है, अब कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज अलोंग, सेंटर पर किस दिशा में रिजल्टेंट होगा। ठीक, सीधे लिख दूंगा मैं ऐसे, अब लिख देता हूं, आप लोग उसको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका KQ अपॉन √2a/2, ये ऊपर चला गया 2KQ अपॉन इसका स्क्वायर होता है ना, ये हो जाएगा 4KQ अपॉन 2a। ठीक, तो लिखना तो वही था KQ अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने एक बार स्क्वायर दिखाया, अगली बार नहीं दिखाऊंगा। इस बार मैंने दिखा दिया, क्या आएगा इसका? क्या आएगा भाई? 2a²/4, तो बचेगा क्या? 1/2 बचेगा, a²/2 बचेगा ना, तो अगले वाले फॉर्म में सीधे a²/2 लिखने वाला हूं। ठीक, तो ये एक हो गया। दूसरा क्या है? ये इस तरफ लेके जाएगा, है ना, ये कहेगा इधर लेके जाओ, रिपल्सिव फोर्स है। ठीक, ये रिपल्सिव फोर्स है। फिर ये तीसरा वाला नीचे की तरफ लेकर के आएगा, और चौथा वाला कहेगा चलो बेटा इधर जाओ, है ना। अब देखना रिजल्टेंट 4 लोगों का रिजल्टेंट है, तो एक बार सॉल्व कितना होता है? 2। सॉल्व कितना होता है? 2। आपको अच्छा एंगल भी सीखना है क्या? एंगल कितना होगा बताओ जरा, यहाँ एंगल कितना होगा? कितने एंगल पे? अरे यार, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट एट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है? ये एंगल कितना होता है? 90। ये कितना होगा? 45। ये कितना होगा? 45 45 90 पे करेगा। बड़े भाई क्या कर रहे हो तुम लोग?
पाप हो गया ये तुम लोग से, ये पाप है भाई, ऐसे ऐसे पाप मत करो, नहीं तो जो है 9th के टीचर की जो है आत्मा जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, कहेगा कैसे पढ़ाया हमने, हैं? चलो तो ये हो गया, चलो तुम्हारा ई ए हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने से। फिर ई बी निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, अब देखो यार ये आएगा 2/a² अलग कर लो, k अलग कर लो, और q कितना है 2q, कितना हो गया 4kq/a², यहाँ कितना आया था 2kq/a²। फिर EC कितना है, अरे EC C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला EC ये होगा, तो EC इज इक्वल टू हो जाएगा 2k/a² इंटू 3q मतलब 6kq। अब इससे अंदाज तो लग ही रहा होगा कौन डोमिनेट कर रहा है कितना ज्यादा, है ना। फिर आखिरी कौन सा आएगा D, ये वाला, ये ED है, दिस इज योर ED। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से 8kq/, तो एक चीज तो क्लियर है, किसी एक पर्टिकुलर, जैसे तुमने बोला, जैसे तुम लोग ने बोला डायगोनल जैसे बोलने लगे, तो मैं वहीं पे तुम्हारे साथ नहीं रहा, क्यों, क्योंकि तुमने ये बोला AC, तो मैंने कहा AC कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो 4 लोग हैं और देखो एक से एक महारथी हैं, है ना, अकेले तो नहीं जीत पाएगा कोई, ठीक, किसी बीच में ही आएगा, तो बीच में आएगा तो किसी एक साइड के चक्कर में पड़ेगा। इसको भी पढ़ लो अगर ट्रिक देखनी, ABB CB BD और AC पकड़ो जरा, AC पॉसिबल ही नहीं है, देख लिया आपने, ऐसे ही देख लिया, ठीक है, खत्म करो इसको, हटाओ। फिर BD कहाँ है, BD BD BD, अरे ये भी डायगोनल है, ये भी खत्म हो गया। अब खेल बचे से 2 के साथ, अब एक आपका AB है और एक आपका CB, अब सॉल्व करना पड़ेगा, तो करते हैं सॉल्व, क्या टेंशन है। तो यहाँ पर क्या है, देखो एंगल कितना है 90, फॉर्मूला क्या है, E नेट का फॉर्मूला क्या है भाई बताओ, E1 E2 + 2E1 cos 90, है ना, cos 90 0 होता है, तो बचा √E1 और E2। रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है tan of थीटा, क्या होता है y/x, y/x ही तो होता है एक फॉर्मूला, तो अब इसमें से एक y ले लो, एक x ले लो, उसको सॉल्व कर लो, उससे आंसर निकाल लो, ठीक। जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे, देखो अब मैं यही छोड़ रहा हूँ, टाइम अप हो रहा है, अगली क्लास में यही शुरू करूंगा, लेकिन मैं आपको बता के जाता हूँ रिजल्टेंट आना चाहिए CB। तो आपका होमवर्क क्या है, व्हाट इज योर होमवर्क, CB रिजल्टेंट निकालना है आपको, वेक्टर सम करना है, क्या करना है, वेक्टर सम। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो मैं सिखा देता हूँ, फिर भी अगर जिसको नहीं आता है मैं एक ट्रिक और सिखा देता हूँ आखिरी, जिसका मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पर कौन था, ये EB था और EA था, है ना, देखो कौन किसकी डोमिनेंस ज्यादा है, इसकी ज्यादा है ना, तो जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है वेक्टर में उसकी तरफ झुक जाता है, समझ में आ रहा है। इन दोनों से जो आएगा वो किसकी तरफ जाएगा, EB की तरफ, EB मतलब ये, ठीक है, यहाँ होगा। अब इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, और इसको जो आंसर आएगा उन दोनों को सॉल्व करोगे तो बीच में आंसर दिख रहा है आगे भी। देखो अब आपको मैं आखिरी बार ट्राई कर रहा हूँ, जिसको आ गया उसके लिए बल्ले बल्ले, जिसको नहीं आया वो तो टाइम पास कर ही रहा है। ये EB है और ये E है, सुनना बेटा ध्यान से, आखिरी बार समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा, रिजल्टेंट उसकी तरफ दब जाएगा, तो मतलब रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर आएगा, है ना, मैं लिखूंगा इसको EBA, ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब रिजल्टेंट आ जाता है तो ओरिजिनल वेक्टर को आप मिटा देते हो, उसकी जरूरत खत्म। इसका बचा कौन, इसका बचा यहाँ पर EC ये रहा, है ना, और क्या बचा, और क्या बचा ED, है ना। फिर क्या करेंगे अपन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो EBA और EC, आंसर डायरेक्टली बोलूं क्या, ऐसे देखो, इसमें क्या है kq/a², इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4k²q²/e⁴, तो जिसका इसका स्क्वायर है वो तो बाहर आ रहा है। फिर प्लस में क्या है 16k²q²/e⁴, तो kq²e⁴ में से k बाहर आ रहा है, q बाहर आ रहा है, a² बाहर आ रहा है, ये तो पूरा बाहर आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4 + 16, कितना आ गया 20, आ रहा है कि नहीं आ रहा है 20, तो कितना आ जाएगा 20 का क्या कर सकते हैं 2√10, 210 कर सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं 4 × 5, तो 2√5 आ रहा है, 2√5, तो 2√5 kq/a², मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, kq/a², ले भाई, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड विथ दिस कौन ज्यादा, 6, रिजल्टेंट कहां शिफ्ट होगा, अब देख इन दोनों का रिजल्टेंट कहां शिफ्ट होगा, सामने था आंसर, अंदाज से भी लगाओगे, कभी नहीं, कभी भी आप AB कहां दिख रहा है लड़की, ये रिजल्टेंट फाइनल नहीं, किसके साथ है, CB ना भाई, AB तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो भी वैल्यू आ रही है वो 8 से छोटी क्यों होगी, देखो बेटा ऐसे, अभी भी सिखा देता हूं,
भाई ये रूट में भाई साहब खुद ही मरे जा रहे हैं इसके बाद इनका एक और रूट लगेगा, इसके बाद एक और रूट लगने वाला है। कैसे? 2√5 KQ upon a स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज 4 into 5 20 KQ स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 प्लस में 36 k स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 बाहर निकाल लो। 36 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 56 ऑलरेडी छोटी वैल्यू लेकर के आ रहा है, उसका रूट निकालो। सबसे करीबी 50 का कौन सा है स्क्वायर रूट? हाँ 50 के करीब कौन है? 36 हो गया, फिर 49 हो गया, 7 है ना, और 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 7 पॉइंट समथिंग लेस देन होता है कि नहीं 8 होता है ना, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ भागेगा? ईडी की तरफ भागेगा। अब मेरी बात सुनना, ईडी की तरफ भागेगा तो एबी का तो काम ही खत्म हो गया। एलिमिनेशन से भी करोगे बिना सॉल्व किए, तो जब तुम सीख जाओगे वेक्टर अच्छे से सीख जाओगे तो तुम क्या कभी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा? तुम बस इसको लिखोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, बचे 2 ऑप्शन उनके साथ खेल लो, कभी गलत नहीं होगा। लिख के दे रहा हूँ, कभी गलत हो नहीं सकता, क्योंकि ये फिजिक्स है। समझ में आ रहा है? यहाँ कुछ सिमिलर नहीं होगा तो सब अलग ही अलग होगा। ठीक है, तो ए बी का खेल खत्म करते हैं, मुझे सी बी आंसर, और जिसको कैलकुलेशन करना है तो मैंने यहाँ तक कर दिया है। आप आराम से इसको बैठ के रिजल्टेंट निकालते रहिएगा, यहीं आके आपका आंसर खत्म होगा। ठीक है, चलिए आज के इतना ही, अगली क्लास में फिर इसका कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है।